हेलो बच्चों, आज हम एक नए चैप्टर के साथ में हैं जो कि आपके क्लास 10th में ये चैप्टर पहला चैप्टर है। जिस चैप्टर का नाम आप देख रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड में क्या लिखा है मैंने, रियल नंबर्स। और सीधी सी बात है, मैथमेटिक्स है तो नंबर्स हैं, और अगर नंबर्स हैं तो मैथमेटिक्स है। यानी ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग हो सकता है, इसको इतने अच्छे से आप पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है आपको एक जैसे होता है ना कि कहानी टाइप में आप इसको सुन सकते हैं। जैसे नंबर्स कैसे आए, नंबर्स कैसे बनाए गए, ग्रीक नंबर्स में, रोमन नंबर्स में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, या नंबर्स नहीं थे उससे पहले लोग क्या यूज़ करते थे। भाई ऑब्वियस सी बात है कि जो काउंटिंग शुरू हुई, जब लोगों ने पढ़ाई लिखाई की होगी थोड़ी बहुत, फिर अपने लेवल पे आए होंगे, फिर काउंटिंग शुरू हुई, 1 से शुरू हुई, तो इसीलिए हम लोग 1 को नेचुरल नंबर से शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले क्या रहा होगा, उससे पहले कुछ ना कुछ तो यूज़ करते होंगे। अब पता नहीं क्या रहा हो, नंबर्स रहे हों या कुछ साइन रहे हों या कोई भी चीज़ ऐसी हो, मार्क जैसे यूज़ करते हैं लोग, स्टार बना दिया किसी के ऊपर कुछ कर दिया, तो इस टाइप की चीज़ें रही होंगी। थोड़ा मेरा एक सवाल है यहाँ पे बच्चों से कि आप ये चीज़ इमेजिन करिए और फाइंड आउट करिए कि नंबर्स में जब हम लोग जो देख रहे हैं नंबर्स 1 2 3 4 जो भी नंबर्स हैं ये नहीं थे, उससे पहले क्या हुआ रहा होगा। तो थोड़ा सा गूगल का सही इस्तेमाल करिए, पता करिए कि कैसे क्या बने, नंबर्स कैसे डिज़ाइन किए गए, नंबर्स के बारे में आप पढ़िए तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। इसको थोड़ा सा लगता है बच्चों को कि ये बड़ा चैप्टर है, इसको तो हम पढ़ते आए, क्लास 6 7 में भी पढ़ा नंबर्स के बारे में, 8 में भी पढ़ा, 9 में भी पढ़ा, फिर 10 में भी पढ़ रहे हैं, तो 10th में ही पढ़ेंगे, उसके बाद नंबर्स का लेना देना नहीं होगा 11 12th में। लेकिन अभी जो है उसको आप अच्छे से पढ़ाई करिए। तो हमारी बात यहाँ से शुरुआत होती है कि जो रियल नंबर्स है उसको, रियल और ये जो चीज़ें हैं ना, रियल और इमेजिनरी, अगर भाई रियल अगर हम बात करते हैं तो इमेजिनरी भी बात होगी एक। तो रियल नंबर्स क्या हैं, तो हमारा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 10th के हिसाब से मुझे इमेजिनरी नंबर की बात ही नहीं कर रही है, हमें सिर्फ रियल नंबर की बात करनी है। तो रियल नंबर बेटा देखो, 9th में आपने ग्राफ पे √2, √3, इस तरीके से नंबर रूट में जो थे उनको रिप्रेजेंट करना सीखा होगा आपने, ठीक है। डेसिमल नंबर्स को आप वहां पे कर ही रहे हैं, इंटीजर्स को आप रिप्रेजेंट वहां कर ही ले रहते हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये हुआ कि वो सारे नंबर्स जो एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, ऑल द नंबर्स विच कैन रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड द रियल नंबर। एक्चुअली क्या है, हम तो बच्चों से थोड़ा सा ये बताते हैं कि भाई अगर हम लोग बात करें कि दुनिया में है क्या चीज़, तो सबसे पहले जो है वो थोड़ा सा समझने के लिए कि अगर मान लीजिए सबसे शुरुआत में नंबर्स आए, रियल नंबर की बात मत करिए, नंबर्स की बात करिए, तो इसमें दो चीज़ें आई, एक तो रियल नंबर आया और दूसरा जब कोई नंबर रियल नहीं होता तो उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो देखो बात बहुत ही क्लियर है कि भैया ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि क्लास 10th में ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपके काम का नहीं है। हम लोग जब जो हमें पढ़ना है वो हमें रियल नंबर पे पढ़ना है। तो हम लोग टॉप पे एक्चुअली में जो बच्चों को पढ़ाया था वो पढ़ाया था कि रियल नंबर सबसे टॉप पे है, नहीं, नंबर सबसे टॉप पे है, जिसमें रियल और कॉम्प्लेक्स दो अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। चलिए रियल नंबर की अगर हम लोग ऊपर मान लेते हैं तो रियल नंबर के दो हिस्से होते हैं, एक तो नंबर या तो रैशनल होता है और पूरा चैप्टर इसी पे चलेगा, या इर्रेशनल होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप रियल नंबर की डेफिनेशन, मैंने 2 डेफिनेशन मैं डिस्कस करना चाहता हूं रियल नंबर के लिए। नंबर 1 मैंने जो बताया, वो सारे नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं आर कॉल्ड द रियल नंबर। दूसरा कि अगर हम लोग रैशनल और इर्रेशनल दोनों को कंबाइन कर दें, कंबाइन करने के बाद जो एक सेट नंबर्स का मिलेगा वही नंबर्स कहलाते हैं रियल नंबर। तो ये 2 डेफिनेशंस हैं, दोनों डेफिनेशन आप समझ सकते हैं। लेकिन डेफिनेशन देखिए यहाँ पे क्या कहा गया बुक में, अब हम लोग बात करते हैं कि बुक में क्या कहा गया। बुक में क्या गया, द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर टुगेदर फॉर्म अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। यानी वही बात, सेकंड वाली डेफिनेशन हमारी इन्होंने कह दी कि अगर हम लोग यहाँ पे रैशनल और इर्रेशनल दोनों नंबर को अगर कलेक्ट करते हैं और एक सेट बना लेते हैं, एंड दैट सेट इज नोन एज द रियल नंबर, ठीक है। दस एवरी रियल नंबर इज ईदर अ रैशनल नंबर और एन इर्रेशनल नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय आर। अब आप लोग जब बड़ी क्लास में जाएंगे तो जब भी कभी कहेगा
कि R है, कैपिटल R रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो कैपिटल R रिप्रेजेंट द रियल नंबर्स। हमेशा ध्यान रखेंगे आप, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा Z होता है, Q होता है, ये सब हर टाइप के नंबर सिस्टम का एक नोटेशन होता है, एक मार्क होता है कि अगर ये लिख दिया जाए इसका मतलब है इसके अंदर वो सारे नंबर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो R जो है वो रियल नंबर के लिए होता है, Z जो होता है वो इंटीजर के लिए यूज होता है, I भी इंटीजर के लिए यूज होता है, Q जो होता है वो रैशनल नंबर के लिए यूज होता है। तो इस तरीके से ये सब नोटेशंस हैं जो यूज किए जाते हैं मैथमेटिक्स में, ये आप लोग खैर पढ़िएगा आगे। एवरी नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर, एवरी इंटीजर, एवरी रैशनल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यानी जो कुछ भी आपने अब तक पढ़ा है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मैंने बात की वो क्लास 11th में है, 10th तक में आपने जो 6, 7, 8, 9 जो भी आपने पढ़ रखा है वो सब का सब जो सिस्टम है वो रियल नंबर है, वो रियल नंबर। क्योंकि इन्होंने कहा एवरी नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर, एवरी इंटीजर, एवरी रैशनल नंबर एंड एवरी इरेशनल नंबर आर द रियल नंबर्स। एवरी रियल नंबर can be expressed by a unique point on the number line and conversely। यानी बहुत सिंपल सी बात है, हर एक नंबर को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद यूनिक है। मतलब जैसे भाई 3 को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 3 का जो पॉइंट होगा वो 3 के लिए ही यूज होगा, वो 4 और 5 के लिए थोड़ी रिप्रेजेंट करते, इसीलिए यूनिकनेस होती है यहाँ पे। ये जो वर्ड यहाँ पे यूज किया है यूनिक पॉइंट, इसकी मीनिंग समझिए आप। यूनिक पॉइंट मतलब होता है जैसे अगर आप नंबर लाइन पे 3 को दिखाना चाहते हैं तो 3 ये पॉइंट होगा। अब 3 जो है वो सिर्फ यूनिक है, 3 के लिए यूज होता है और किसी के लिए यूज नहीं होगा। तो नंबर लाइन पे जो भी नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो यूनिक होते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एक पेज में जोड़ता हूं, कुछ चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है, समझनी है कि बेटा देखो सबसे पहले जो मामला है वो रियल नंबर का है। और रियल नंबर के बारे में मैंने बता दिया कि जब भी आप बात करेंगे रैशनल इरेशनल सबका, तो वो जो रिजल्ट आएगा वो एक रियल नंबर की बात की गई। ठीक है, अब जब हम लोग यहाँ पे रियल नंबर में जब चलते हैं तो यहाँ पे रैशनल नंबर्स आते हैं। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते चलेंगे कि रैशनल क्या है और इररैशनल क्या है, आपको ये चीज पढ़नी है। तो रैशनल में छोटी क्लासों में बहुत अच्छे से एक डेफिनेशन पढ़ाई जाती है, बच्चों को एक लाइन स्किप करा दी जाती है। वो लाइन क्या है, बच्चों से पूछो, किसी भी बच्चे से पूछा जाए कि व्हाट इज द रैशनल नंबर, तो बच्चे कहते हैं द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर। लेकिन उनको जो एक लाइन जो बोलनी होती है, अगर ऐसे होने लगे, जैसे मान लीजिए अगर आपने 2 लिखा, आपने 3 लिखा, आपने 4 लिखा, इन सब के नीचे आप 1 लिख देते हैं, बिल्कुल लिख देते हैं। तो अगर आप सिर्फ यही बात अगर आप सीखेंगे कि द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q वो रैशनल होते हैं, तो ठीक है भाई, ये सब तो रैशनल है p by q के फॉर्म में। अगर हमने मान लो √2 लिखा तो √2 के नीचे 1 तो हम लिख ही सकते हैं ना। तो इस हिसाब से तो p by q का फॉर्म तो ये भी हो रहा है। बच्चे क्या नहीं डिफाइन करते, ये मेरा क्वेश्चन यहां पे कंसर्न है कि बच्चों को पूरी डेफिनेशन बोलनी चाहिए, द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q। अब लेकिन जो ये जो p और q है, ये p q शुड बी इंटीजर। p q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। p q की वैल्यू इंटीजर अगर नहीं होगी तो हमारे पास ये परफेक्ट डेफिनेशन नहीं होगी। छोटी क्लास में टीचर कह देता है कि भाई एक नंबर जो p by q के फॉर्म में है, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई चीज़ डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो मैथमेटिक्स में अब तक वो डिफाइन ही नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग कहते हैं कि साहब ठीक है, एक नंबर जो p by q के फॉर्म में हो, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड, आखिरी लाइन जो मैं टैग जोड़ना चाहता हूं, एंड वेयर एंड p एंड q आर द इंटीजर्स। वरना फिर जैसे इसको आपने p by q लिख लिया है तो इसको भी तो p by q लिख सकते हैं। लेकिन ये चूंकि √2 जो है वो इंटीजर नहीं है, और जब भी इंटीजर नहीं होगा तो ये रैशनल नहीं होगा। एक बात समझ लीजिए आप, जो नंबर रैशनल नहीं होंगे वो नंबर इररैशनल होंगे, जो नंबर इररैशनल होंगे वो नंबर रैशनल नहीं होंगे। तो यहीं पे दोनों में एक बिल्कुल अपोजिट मामला चलता है कि जो नंबर रैशनल है वो इररैशनल नहीं होंगे, या जो नंबर इररैशनल है वो कभी रैशनल नहीं होगा। तो रैशनल की डेफिनेशन अब आप लोग जब कभी कोई पूछेगा तो आप ये बताएंगे, द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर द इंटीजर्स। ठीक है, एंड इररैशनल की जब डेफिनेशन की बात आएगी तो आप लोग लिख देंगे कि इररैशनल मतलब सिंपल है, जो नंबर रैशनल नहीं है,
या यूं कह दें रियल नंबर में से अगर हम रैशनल माइनस कर दें तो जो बचे हुए नंबर्स होंगे वो सब इर्रेशनल होंगे। सुनिएगा ध्यान से, अगर हम लोग रियल नंबर में से रैशनल नंबर माइनस कर दें, अगर हम लोग यहां पे रैशनल नंबर माइनस कर दें तो जो रैशनल नंबर माइनस होने वाला है जो बचेगा वो इर्रेशनल नंबर्स बचेंगे। बात समझ में आ गई? उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बात आती है कुछ और टाइप की चीजों की। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था, जरा ध्यान दे देते हैं हम लोग कि साहब ठीक है, अगर हम लोग यहां पे बात करें कि रैशनल हो गया, इर्रेशनल हो गया, लेकिन इर्रेशनल का यहां पे ब्रांच जो है वो बंद हो जाता है, लेकिन रैशनल में चलती रहती हैं। अब इसमें बड़ी चीजें आप लोग पढ़ते आए हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है, फिर को प्राइम होता है, फिर उसके बाद इवन होता है, फिर उसके बाद ऑड होता है। इस तरीके से बहुत ढेर सारी इंटीजर्स होते हैं, ऊपर पहले आ जाएगा होल नंबर्स क्या होते हैं, इससे बहुत सारी चीजें आएंगी। तो मैं थोड़ा सा एक चीज समझाना चाहता हूं, जरा देखिएगा ध्यान से। सबसे छोटा जो सेट होता है वो एक्चुअली में नेचुरल नंबर का होता है, जिसके अंदर 1, 2, 3 ये सब आते हैं। फिर इससे बड़ा होता है होल नंबर। होल नंबर में सिर्फ एक डिजिट बढ़ जाती है और वो है 0। तो 0 और प्लस अगर हम नेचुरल नंबर की बात कर दें तो वो होल नंबर हो जाता है, जिसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब 0 से छोटे नंबर अगर ले लिए जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि वो नेगेटिव नंबर हो जाएगा। जब आप नेगेटिव नंबर भी लेंगे, 0 भी लेंगे और पॉजिटिव नंबर लेंगे तो ये कहलाता है इंटीजर्स। डेसिमल नहीं लेने हैं, नंबर्स लेने हैं, तो ये कहलाएगा हमारे पास इंटीजर। तो इस तरीके से ये जो है बढ़ता जाता है। और देखो, ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है, सबसे छोटा हिस्सा, सबसे छोटी डिजिट की जो पैकेट है वो एक्चुअली में नेचुरल नंबर का होता है, अदरवाइज नंबर जो है वो बढ़ते जाते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग इस चीज समझिएगा और यहाँ पे अभी हम एक एक करके डिफाइन भी करते चलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हम लोग इसको नंबर्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर क्या है, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर बहुत ही क्लियर कट यहां पे समझाया गया है, अ नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 एंड डिविजिबल बाय 1 एंड बाय इटसेल्फ। तो यहां पे एक ये और एक इटसेल्फ। तो क्यों ना हम अपनी डेफिनेशन को बदल लें, अ नंबर हैविंग 2 फैक्टर्स ओनली, 1 एंड इटसेल्फ। सिंपल लैंग्वेज में आप अपनी डेफिनेशन कर सकते हैं कि अ नंबर हैविंग टू फैक्टर्स या 2 डिविजिबल जो भी फैक्टर्स हमारे पास होंगे, जिसमें क्या हो जाएंगे, एक तो 1 होगा और दूसरा इटसेल्फ होगा। ठीक है, तो जो भी नेचुरल नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर, जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 को छोड़ करके देखिएगा, 1 के तो एक ही फैक्टर हुआ ना 1, तो इसलिए वो कैटेगरी में नहीं आया। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, एंड सॉरी प्राइम नंबर की बात कर रहा हूं मैं, प्राइम नंबर की बात कर रहा हूं। तो यहां पे सबसे पहले आ गया 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। अब अगर हम लोग देखें तो 2 का जो फैक्टर है वो या तो 1 है या तो 2 है, 3 का जो फैक्टर है 1 है 3 है, 5 का जो फैक्टर है 1 और 5 है, 7 का जो फैक्टर है 1 और 7 है। तो एवरी नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड द प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स में तो क्या इसमें देखो इवन भी ये नंबर है और इसमें ऑड नंबर है। इसके बाद जैसे ही 2 को छोड़ करके आप आगे बढ़ेंगे, जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे वो सब के सब ऑड नंबर्स होंगे। तो सिंपल सी बात यहां पे निकल आ गई कि 2 is the only even number which is prime. Even number which is prime. बात समझिएगा बहुत ध्यान से, 2 is the only number which is prime. तो ये बात आपको समझना चाहिए कि 2 ही एक ऐसा डिजिट है जो इवन भी है और प्राइम भी, अदरवाइज एवरी प्राइम नंबर इज ऑड नंबर्स। ठीक है, 2 को छोड़ करके। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। को प्राइम क्या होते हैं? अ पेयर ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम। प्राइम और को प्राइम मैंने पहले बात की थी कि अ प्राइम ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। सच नंबर्स आर सेड टू बी रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। बहुत सीधी सी बात है, कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, कोई भी 2 नंबर ले लीजिए जिसके अंदर जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 हो। जैसे कोई जरूरी नहीं आप प्राइम नंबर ले, ऑड इवन दोनों, जैसे 4 और 5 ले लीजिए आप।
अब 4 और 5 में देखिए 4 का जो फैक्टर है वो बेटा 4 and 1 है और 2 भी है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें 5 के लिए तो 5 के जो फैक्टर्स है 1 है और 5 है, यहां पे देखिए आप, ठीक है ना, और ये 2 हो गया। तो इसमें जो कॉमन है, कॉमन अगर हम लोग कॉमन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉमन है, यानी हर 2 डिजिट के बीच में अगर कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, यहां पे यही बात कहेगी, अ पेयर ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स आर सेड टू बी को-प्राइम इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। जैसे 6 and 7, 6 और 7 में 6 के फैक्टर होंगे 2, 3 and 6 and 1, और 7 के फैक्टर हो जाएंगे 1 and 7। तो इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है। तो सिर्फ और सिर्फ यहां पे देखो बिल्कुल क्लियरली बोला गया है, हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, यानी कोई भी 2 नंबर अगर उन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर 1 है सिर्फ और सिर्फ, तो वो नंबर्स क्या कहलाएंगे? को-प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। यहां पे 1-2 एग्जाम्पल दे रखा है, वो आप लोग देख सकते हैं। तो को-प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर आर ऑलवेज को-प्राइम, 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को-प्राइम। नेक्स्ट आइए, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बेटा एकदम बिल्कुल ठीक उल्टे हैं। मतलब हमने वहां कहा था कि अगर सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है किसी भी नंबर के तो वो कहलाते हैं प्राइम नंबर। अगर किसी भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो वो कहलाता है कंपोजिट नंबर। देखो क्या कहा है, दोज नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ आर नोन एज द कंपोजिट नंबर। इसमें 2-3 डेफिनेशन मैंने लिखाई है, लेकिन आप इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सिंपल पढ़ लीजिए। इफ अ नेचुरल नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर देन इट इज कॉल्ड द कंपोजिट नंबर। शॉर्ट में डेफिनेशन पढ़िए भाई, क्यों हमको ज्यादा मैथमेटिक्स के बारे में इतना करना है, सिंपली समझ लीजिए। प्राइम की जो डेफिनेशन थी, प्राइम कहता है कि सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं और कंपोजिट कहता है 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। बस सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास किसी भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर, जैसे 6, अब 6 के जो फैक्टर्स हैं वो है 2, वो है 3, वो है 6 और वो है 1, तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। जब भी किसी भी डिजिट के, किसी भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो जाएंगे, जब 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वही नंबर जो है वो क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द कंपोजिट नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, चूंकि सीबीएसई ने आप देख ही रहे हैं कि सारे के सारे चीजें खत्म कर दी हैं ऑलमोस्ट, इस चैप्टर में कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी क्या कहता है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द कंपोजिट। जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं जब आप उसको फैक्टर करना शुरू करेंगे तो एट द एंड ऑफ द फैक्टराइजेशन उसके जो डिजिट बचेंगी वो सब के सब प्राइम नंबर होंगी। जैसे 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 मान लीजिए 20, अब 20 को आप फैक्टर करिए तो 20 को जब आप फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5 तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। नाउ सी ईच एंड एवरी नंबर इज द प्राइम नंबर, ईच एंड एवरी फैक्टर इज द प्राइम नंबर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसी थ्योरम को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में एक थ्योरम दी गई है कि जब हमारे पास कोई भी कंपोजिट नंबर हो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, अगर उन फैक्टर को निकाल लिया जाए तो जो फैक्टर में जो डिजिट दिखेंगी वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर की फैक्टराइजेशंस होंगी। एंड दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द, कोई भी नंबर ले, देखिए इतनी बड़ी डिजिट ली इन्होंने 3 7 2 6 0। नाउ आफ्टर द फैक्टराइजेशन जस्ट चेक इट, 2 प्राइम 2 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 7 प्राइम 13 प्राइम। सो ऑल द नंबर्स आर प्राइम नंबर। तो यही तो बात इसमें बताई गई है। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ कंपोजिट नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल possible prime numbers is known as the prime factorization of the composite number। किसी भी composite number का प्राइम फैक्टराइजेशन करके प्राइम मल्टीपल्स में लिखने का जो तरीका होता है, एंड दैट इज द कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द कंपोजिट नंबर। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिफरेंट कंपोजिट नंबर ऑलवेज डिफरेंट, एंड for each composite number its prime factor is unique। Now this is very important line।
यूनिकनेस का मतलब क्या होता है आप समझिए, जैसे मान लीजिए आपने लिखा 10, तो 10 का आपने लिखा 2 into 5. नाउ 2 into 5 इज वैलिड फॉर ओनली 10. दुनिया में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, बट 2 into 5 फैक्टर जो है वो सिर्फ वैलिड होगा फॉर 10. तो दैट इज द यूनिकनेस कि हम लोग जब किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, तो वो फैक्टराइजेशन किसी और नंबर के लिए काम नहीं करता है, एंड दिस इज कॉल्ड द यूनिकनेस. तो यहां पे वही बात कही गई कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिफरेंट कंपोजिट नंबर्स ऑलवेज डिफरेंट, एंड फॉर ईच, बहुत ध्यान सुनिएगा, एंड फॉर ईच कंपोजिट नंबर इट्स प्राइम फैक्टर इज यूनिक. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब हम लोग कोई भी कंपोजिट नंबर की बात करेंगे तो उसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा, वो कभी भी किसी और के लिए काम नहीं करेगा. ठीक है. अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, इन्होंने कहा कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड देयर डिकम्पोजिशन, फैक्टराइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स. That is, the prime factorization of the natural number is unique except for the order of its factorization. For example, prime factorization of 42. अब अगर हम लोग 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर हम लोग 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 into 2 and 1. फिर आएगा आपका 3 into 7. Now 42 can be written as 2 into 3 into 7. So we have each and every number which is the factor of 42 are 2, 3 and 7, and every number is composite. So ये होगी बात यहां पे पहली लाइन की कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के मल्टीपल्स में लिख सकते हैं. दूसरी बात ये आई, यूनिकनेस क्या है कि नाउ 2 into 3 into 7 इज द मल्टीपल या ओनली फैक्टर इज 42, मतलब 2 into 3 into 7 जब आप करेंगे तो 42 आएगा और वो कोई नंबर नहीं आएगा, एंड दैट इज यूनिकनेस. तो यूनिक होने का मतलब यही पे बात यहां कही गई है कि किसी भी नंबर का फैक्टर किसी और नंबर के लिए फिट नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं, हम लोग बात करते हैं. अब यहां पे 2-3 तरीके हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए. खैर यहां पे मैंने एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे ले रखा है कि 792 को आपने फैक्टर किया. अब जरा ध्यान दीजिएगा, 792 को जब आप फैक्टर कर रहे हैं तो सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर ढूंढिए. तो ये तो 2 आएगा क्योंकि 2 से डिविजिबल है, तो ये कितना बचेगा, 2 से डिवाइड करने पे हो जाएगा 3, 6, 9 और ये हो जाएगा 6, 396. ठीक है. अब देखो बेटा यहां पे 2 डिजिट हो गए हैं. 792 का मल्टीप्लीकेशन हो गया 2 into 396. ठीक. ये नंबर हो गया प्राइम और ये नंबर प्राइम नहीं, ये अभी भी कंपोजिट है. तो प्राइम जो हो जाता है उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, इसको जरा ब्रेक करिए. इसको जब आप ब्रेक करेंगे क्योंकि 2 यहां पे लास्ट में 6 आ रहा है, फिर से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 into 198. अब 198 जो है, देखिए ये 2 जो है वो प्राइम हो गया है और 198 फिर से जो है हमारे पास क्या आ गया है, कंपोजिट आ गया है. फिर से डिवाइड करिए तो 2 into 99 हो जाएगा. तो 99 भी अब क्या हो रहा है, कंपोजिट हो रहा है. 2 यहां पे हमारे पास प्राइम हो गया है. 99 को और ब्रेक करिए तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 9. फिर से देखिए 11 तो आपके पास क्या हो गया, प्राइम हो गया. 9 अभी भी कंपोजिट है, तो यहां पे ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3. तो अगर आप यहां पे देखें जो सो भी इन्होंने किया, कोई दिक्कत नहीं है, हमने पहले कर लिया 11 से. तो ध्यान दीजिए ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये लेफ्ट में प्राइम नंबर्स लिखे गए हैं यहाँ पे, और एट द एंड भी लास्ट नंबर भी प्राइम नंबर आएगा. तो ये जो रिजल्ट्स होंगे, ये वाले रिजल्ट जो है वो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे. इधर वाले जो नंबर्स आएंगे वो सब कंपोजिट नंबर्स होते हैं. तो अब जरा देख लीजिए, तो यहाँ पे जो मैंने रिजल्ट निकाला है वो आया है 2 3 टाइम्स, इंटू 3 आया है 2 टाइम्स और 11 आया है. नाउ सी ईच एंड एवरी नंबर विच आर द मल्टीप्लीकेशन है ना कि विच आर द प्रोडक्ट ऑफ 792, और इसके अंदर जो भी नंबर्स लिखे गए हैं वो नंबर्स 2 है, 3 है और 11 है. इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है. तो बेटा एक एग्जाम्पल ये है और दूसरा एग्जाम्पल आपके पास ये है कि अगर आप देखें यहां भी जो नंबर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर्स हैं, और हमको यही बताया गया है कि हर एक कंपोजिट नंबर का जो फैक्टर होगा वो प्राइम फैक्टर ही होंगे. चलिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. एक दो क्वेश्चन हम लोग कर ले लेते हैं. जरा एक नंबर ले लेते हैं 156 को अगर हम लोग ब्रेक करें
तो यहाँ पे प्राइम लीजिए, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, 2 से लीजिए, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 78, ये हो गया प्राइम, ये हो गया कंपोजिट। कंपोजिट में फिर से ब्रेक करिए, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 और 9, ये हो गया प्राइम, ये कंपोजिट हो गया, और ये डिवाइड हो जाएगा 3 से 3, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। नाउ दिस इज प्राइम, दिस इज प्राइम एंड दिस प्राइम एंड दिस प्राइम, ईच एंड एवरी नंबर इज प्राइम। नाउ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें तो अगर आप देखें यहाँ पे ये मैंने लिखा है 2 into 2 into 3 into 13. Now see each and every number is prime. So बेटा इसमें सीधा सा फंडा यही है कि अगर किसी कंपोजिट नंबर को आप फैक्टर करते हैं तो एट द एंड ऑफ द फैक्टराइजेशन जो रिजल्ट आएंगे, जो डिजिट्स आपको दिखेंगी, वो नंबर्स प्राइम नंबर्स होंगे। बस यही कहने का है। सो एक कोई बड़ा अगर आप करना चाहें तो कर लीजिए। तो 383 इसको कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और मैं कर देता हूं, बाकी आप लोग अपना इसमें कर सकते हैं। 3825 अगर मुझे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़े तो बहुत सिंपल सी बात है, पहले हम लोग इसको एक जरा इधर फैक्टराइज कर लेते हैं। 5 से डिविजिबल होगा, ये हो जाएगा 7 टाइम जाएगा 35 हो जाएगा, 35 हो गया, 3 बच गया, 6 हो गया, 32 था, 5 2 इधर आ गया, 5 हो गया, फिर से अभी भी 5 बाकी है, फिर से 5 से कर दीजिए, ये हो जाएगा 5 1 टाइम जाएगा 2 25 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा, ये 3 1 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 7 से, तो अगर हम लोग इस पे बढ़ते हैं, जरा इसको कैलकुलेट कर दिए, 3 से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो 3 हो जाएगा, 3 5 3 1, और उसके बाद रिजल्ट जो हमारे पास बन रहे हैं वो बन रहा है 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 51। अब आप लोग देखें क्या 51 भी किसी की टेबल में आता है? तो देखिए 3 हो जाएगा अगर हम लोग डिवाइड करें, क्योंकि 5 और 1 जो है वो 6 हो जाएगा, यानी 3 से डिविजिबल है कहीं ना कहीं, तो 3 1 टाइम्स हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 3 की वैल्यू 1 टाइम जाएगी, ये हो जाएगा 7। तो अब अगर आप देखें, अब कोई भी नंबर इसमें और फैक्टराइजेशन की कोशिश नहीं की जा सकती है। तो 3825 को अगर हमको फैक्टर करना पड़े प्राइम फैक्टराइजेशन का, तो आपने यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी फैक्टर कर लिया है, तो आप यहाँ पे 5 लिखिए और इसका मल्टीप्लिकेशन लिख दीजिए 765। फिर 765 को आपको क्या करना है, 5 लिख दीजिए और इसका रिजल्ट लिख दीजिए यहाँ पे 153। फिर उसके बाद 153 को अगर आपको ब्रेक करना है तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 और यहाँ पे लिख दीजिए 51, और 51 को अगर ब्रेक करना है तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 17। नाउ सी एवरी नंबर्स आर द प्राइम नंबर्स। सो अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर कैलकुलेशन की तरफ हम लोग बढ़ें तो देखिए आप ध्यान से कि इसमें जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सारे के रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन जो भी आ रहे हैं वो सब के सब जो है वो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं। तो यही कहने का मतलब था कि जब भी हम किसी भी कंपोजिट नंबर को फैक्टर्स करेंगे तो जो उसके डिजिट्स आएंगी वो सब के सब को प्राइम सब के सब जो प्राइम फैक्टर्स में आएंगे। ठीक है, अब यहां पे ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। शो दैट दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। सबसे पहले आपको ये पढ़ना है कि कंपोजिट नंबर था क्या। अगर आपको याद हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डेफिनेशन आपको बताई है, कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो अगर हम लोग किसी भी नंबर को मान लो थोड़ी देर के लिए कि अगर मान लो मैंने लिखा x इंटू वाई, तो जो भी डिजिट है उसका x भी फैक्टर है और उसका फैक्टर y भी है। अगर हम लोग बात करें कोई नंबर, अगर मान लो मैंने लिख दिया है, ठीक है, 2 नंबर की अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए 21 है, ठीक है, तो 21 का अगर हम लोग मल्टीपल में अगर हम लोग बात करें, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, मेरा कहने का मतलब क्या आप समझिए कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, ठीक है, तो अगर आपने उसको लिखा हुआ है 2 इंटू 7 के फॉर्म से लिखा हुआ है, तो अभी इसका जो भी नंबर आएगा, मान लो इसका नंबर तो मुझे पता है 14 आएगा, तो 14 के ये 2 भी फैक्टर होगा और ये 7 भी फैक्टर होगा। ये था मेरा कहने का मतलब, ध्यान समझिएगा आप लोग, फिर से एक समझ लीजिए आप। जैसे आपने लिखा 3 इंटू 5, तो रिजल्ट आया 15। ये जो 15 है वो 3 का भी होगा और 5 से भी फैक्टराइज हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा वो। ठीक, तो मुझे क्या शो करना है कि ये कंपोजिट है, और कंपोजिट की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। तो कंपोजिट की डेफिनेशन ये है कि अगर कोई भी नंबर 2 से ज्यादा फैक्टर रखता है तो वो कंपोजिट नंबर होते हैं। इसमें देखो जरा भाई,
ये लिखा हुआ है मैंने 17 इंटू 41 इंटू 43 इंटू 61 प्लस 43। अब मुझे यहां ये शो कर देना है कि इसके अंदर 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, दैट्स इट। बहुत परेशान मत होइए इसके लिए। तो भाई इन दोनों में कॉमन तो 43 है सबसे पहले, तो बचा क्या 17 इंटू 41 इंटू 61 प्लस 1, ये बचा। ठीक, अब बहुत सिंपल सी लॉजिक है कि आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक यहां पे कोई डिजिट आ जाएगी। 43 एक नंबर है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि अगर हम दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन किसी का लिखते हैं तो ये दोनों उसके फैक्टर होते हैं। इसका मतलब जो भी रिजल्ट आने वाला 43 तो इसका एक फैक्टर होगा ही होगा। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे जो भी डिजिट आएगा उसके फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे, 1 से ज्यादा तो होगा ही होगा। तो इसका मतलब है कि एक इसका फैक्टर हो गया 43 और यहां से 1 से ज्यादा फैक्टर आ जाएंगे, दोनों मिला करके हमें इस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर आ जाएंगे। और जैसे ही किसी भी नंबर का 2 से ज्यादा फैक्टर आता है एंड दैट नंबर इज नोन एज द कंपोजिट नंबर। तो आपको यही करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सीधे सीधे बैठ करके मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके एक डिजिट बना लेते हैं। जैसे हमने यहां बना ले 15, अब 15 के सारे फैक्टर लिख डाले और शो कर दिया कि चूंकि इसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हैं दैट्स व्हाई दिस इज अ कंपोजिट नंबर। तो आपको जो बेटर लगे वो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। ठीक है, इन्हीं प्राइम फैक्टर्स को लेकर के फिर बात आगे बढ़ी और उसमें हम लोगों ने ये देखा कि अगर हमारे पास 2 नंबर हैं, यहां पे एप्लीकेशंस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम के जो एप्लीकेशन है अरिथमेटिक का वो ये है कि अगर मेरे पास 2 नंबर हैं, 2 नंबर हैं ए एंड बी और दोनों का HCF भी पता है ए एंड बी का, और अगर इन दोनों नंबर का LCM भी पता है ए एंड बी का, तो अगर ए एंड बी का HCF और LCM और दोनों नंबर पता है तो इन चारों चीजों के बीच में एक रिलेशन होता है कि अगर हमें A इंटू बी निकालना यानी प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स निकालना है तो ये रिजल्ट होता है HCF ऑफ नंबर्स इंटू LCM ऑफ द नंबर्स। अगर हमारे पास ये रिजल्ट होगा तो आप यहां से क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। नाउ देयर इज अ 4 थिंग्स, 1 2 3 4। तो बेटा अगर किसी इक्वेशन में यू आर हैविंग 4 वैल्यूज, तो अगर 4 वैल्यू में से कोई भी 3 वैल्यू अगर आपको मालूम है तो चौथी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशन बना करके। तो यहां भी वही बात है, अगर आपसे कहे कि एक नंबर की वैल्यू दे रखा है, दूसरा नंबर नहीं पता है, HCF और LCM दे रखा है तो दूसरा नंबर आप निकाल लेंगे। इस तरीके से HCF नहीं दे रखा है, LCM और नंबर्स दे रखे हैं तो आप उसका HCF निकाल सकते हैं, LCM मिसिंग है तो LCM निकाल सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन इसका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके लिए आपको काम करना है। उसके बाद हम लोग यहां पे देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। ये बहुत ध्यान से समझिएगा, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। LCM क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा कि जो HCF होता है वो स्मॉलेस्ट पावर की बात करता है और जो LCM होता है वो ग्रेटेस्ट पावर की बात करता है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग यहाँ पे जरा देख लें क्योंकि ये काम आएगा, आउट ऑफ सिलेबस है भाई, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर मान लीजिए 3 नंबर आपके पास हो और 3 नंबर में ABC 3 नंबर दे रखे हैं और इनके बीच में जो रिलेशन हमें पता होता है तो ये रिलेशन होता है, ध्यान दीजिएगा, HCF ऑफ ABC होता है ABC इंटू LCM अपॉन LCM AB, LCM BC, LCM AC। और अगर LCM निकालना होगा तो ABC इंटू HCF अपॉन HCF AB, HCF BC, HCF AC। तो ये दोनों रिजल्ट आप लोग याद रखिएगा। सिलेबस में नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव बेस पे अगर आप जाते हैं तो काम में आ सकता है और आपको मदद मिल जाएगी। ठीक है, अब बात आती है, हमने यहां पे जो बात की वो रैशनल की बात की। अब तक जो भी चीजें हमने बात की है वो सब रैशनल की बात करती है। अब जो नंबर रैशनल नहीं है तो वो इरैशनल होंगे, और इस पे एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा कि इनमें से कोई एक नंबर आपको दे दिया जाएगा और कहेगा कि इन नंबर को आपको प्रूफ करना है कि ये नंबर इरैशनल है। तो आपको क्या करना है कि एक एग्जाम
मतलब जैसे आपके स्कूल में हो सकता है प्री बोर्ड्स हों, आपके स्कूल में यूनिट टेस्ट वगैरह होंगे, कंपेरेटिव्स होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है कि प्रूव दैट √2, √3, √5 में से कोई एक डिजिट हो सकती है कि दिस नंबर इज इर्रेशनल। तो ये आपको एकदम अच्छे से दिमाग में याद रखना है, अभी हम बात करेंगे आगे चल करके। लेकिन खैर, अब हम लोग बात करते हैं इर्रेशनल नंबर क्या है। अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इधर इन अ टर्मिनेटिंग, अच्छा ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाले कॉन्सेप्ट में आप लोग समझ लीजिएगा। खैर हमको इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाना है, सिंपली समझ लीजिए जो नंबर रैशनल नहीं होते हैं वो नंबर इर्रेशनल होते हैं। जो नंबर रैशनल नहीं होते हैं वो नंबर इर्रेशनल होते हैं। पहले हमें रैशनल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आगे हम लोग यहां पे देखेंगे नेगेटिव ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज एन इर्रेशनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सम ऑफ द रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, यानी अगर मान लीजिए 2 आपने एक नंबर लिया रैशनल और √5 चूंकि आप जानते हैं कि ये इर्रेशनल होगा, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वो हमेशा इर्रेशनल ही होगा। यही बातें यहां पे बताई गई। डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल नंबर, यानी अगर 2 - √5 दे दिया जाएगा तो ये भी क्या होगा, इर्रेशनल आएगा। प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल इर्रेशनल नंबर इज एन इर्रेशनल, यानी 2 × √5 अगर कर दिया जाएगा ये रैशनल है ये इर्रेशनल है। एक रैशनल और एक इर्रेशनल का मल्टीप्लिकेशन हमेशा इर्रेशनल आएगा। डिवीजन ऑफ अ रैशनल इर्रेशनल नंबर ऑलवेज रिजल्ट इर्रेशनल, यानी अगर 2/√5 कर दिया जाएगा तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा एक इर्रेशनल ही आएगा। तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे हमें क्वेश्चन करना है, ये चीज बहुत अच्छे से आप लोगों को देखना है, समझना है, ठीक है। ये आ गया, शो दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बढ़िया जो क्वेश्चन है वो यही है, 110% ये आपको मिलेगा एग्जाम में। क्यों? क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से रिलेटेड मिलेगा कि किसी भी नंबर को √2 हो सकता है, वो √5 मैं बताने जा रहा हूं, पढ़ाने जा रहा हूं आपको, √3 हो सकता है, √7 हो सकता है, √11 भी हो सकता है। ये सारे नंबर जो होते हैं वो इर्रेशनल होते हैं और आपको इर्रेशनल प्रूफ करने को एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो बेटा देखो, इस क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट यूज करते हैं। मैंने आपको बताया है कि जो रैशनल नंबर होते हैं, वो रैशनल नंबर, पहली चीज तो यह है कि वो p/q के फॉर्म में होते हैं और q की वैल्यू 0 नहीं होती है। और ये जो p एंड q है वो इंटीजर तो होते ही होते हैं, लेकिन एज वेल यूं कह सकते हैं आप कि वो कोप्राइम नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। कोप्राइम नंबर वो नंबर जिनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 होता है। जैसे आपने कहा नहीं सर ऐसे तो नहीं है कि 9/2 भी तो रैशनल है, लेकिन 9/12 भी रैशनल है, तो लेकिन इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एट द एंड जो चीज आपको मिलेगी उस पे हम लोग बात कर रहे हैं कि एट द एंड हर एक नंबर पे जो रैशनल होता है उन दोनों के बीच में जो कोप्राइम नंबर्स होते हैं। तो मैं आपको उस टाइम में यही बात कह रहा था कि जब कभी भी रैशनल नंबर की डेफिनेशन की बात आए तो आप सिर्फ इतनी बात मत बोलिए कि द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ये मत बोलिए आप, वरना गड़बड़ हो जाएगी। आपको साथ साथ ये भी बोलना है कि वेयर p एंड q आर द कोप्राइम नंबर्स आर इंटीजर्स, करके आप काम चला सकते हैं कि उनका वो होना जरूरी है। अगर वो दोनों चीजें नहीं समझेंगे, आप वहां नहीं बोलेंगे, तो ये स्टेटमेंट आपको प्रूव करने में दिक्कत होगी। तो आप हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। चलिए हम लोग इस पर बात करते हैं। ये थोड़ा कॉन्ट्रेडिक्टरी है, मतलब कॉन्ट्रेडिक्टरी का मतलब ये होता है कि हम लोग जरा समझें इस चीज को कि √5 जो है वो इर्रेशनल है, तो लेट कर लेंगे उल्टा, ठीक, कि √5 जो है वो रैशनल है। और बहुत सिंपल सी बात है बेटा कि अगर कोई चीज रैशनल है तो वो p/q के फॉर्म में होगा, ठीक, ये बात क्लियर हो गई। और अगर p/q के फॉर्म में होगा तो p और q कोप्राइम होने चाहिए। अब कोप्राइम अगर है तो यानी p और q में सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, 1, इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम एक नंबर को और दिखा देते हैं कि ये दोनों का फैक्टर है, बस वहीं पे बात खत्म हो जाती है कि साहब जो हमने माना था वो नहीं है, यानी ये रैशनल नहीं है। जो चीज रैशनल नहीं होती है वो इर्रेशनल होती है, यही डेफिनेशन थी, बात मानिए। तो p/q हमें करना क्या है एक्चुअली, इस पूरे इसमें हमें क्या दिखा देना है कि p और q कोप्राइम नहीं है, p और q के बीच में और भी चीजें कॉमन है, बस यही दिमाग में बना के चलिए आप। तो √5 इज इक्वल टू हो गया p/q। अगर p/q होते तो p और q जो है वो प्राइम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा √5q इज इक्वल टू p, स्क्वायरिंग बोथ साइड में हो जाएगा 5
क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पे कैलकुलेट करें तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 5। इसका मतलब है कि अगर पी स्क्वायर बाई 5 है तो 5 जो है वो डिवाइड्स 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स पी आल्सो, ये हो गया नंबर 1। यानी 5 जो है वो p को डिवाइड कर रहा है, यानी p का एक फैक्टर हमने ये कंफर्म कर लिया कि 1 के अलावा 5 भी है, ठीक। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि जो 5 p को डिवाइड कर रहा है वो कितने टाइम पे कर रहा है, मुझे नहीं पता है। तो मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप कि जो हमारे पास जो p है वो 5 से r टाइम्स में डिवाइड हो जा रहा है, ठीक। तो p इज इक्वल टू 5r, तो p स्क्वायर की वैल्यू जरा पता करिए, हो जाएगा 25r स्क्वायर। और ये जो नंबर 1 था इसमें रख दीजिए आप, इसमें तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मतलब हो जाएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25r स्क्वायर। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5r स्क्वायर, 5 इधर भेज दीजिए, तो q स्क्वायर बाई 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा r स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, इसका मतलब है 5 डिवाइड्स क्यू, ठीक। अब देखो वही बात आएगी निकल के कि 5 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड, इसका मतलब है कि 5 इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। अगर इन दोनों का कॉमन फैक्टर 5 हो गया तो इसका मतलब है p और q जो है वो नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर नहीं है। और जब वो कंपोजिट नंबर नहीं है तो p बाई क्यू जो है वो यहां पे रैशनल नहीं हुआ, और जब रैशनल नहीं हुआ तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्टिव हो गया। आपने माना था रैशनल, तो बिल्कुल क्लियर कट हो गया कि रूट 5 जो है वो रैशनल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एज पर द डेफिनेशन ऑफ द इर्रेशनल नंबर ये सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है। तो इसका मतलब है यहां पे भी यही बात लिखी गई है, p एंड q हैव कॉमन फैक्टर 5। देखो वही बात उसने लिख दी है, मैंने ये प्रूव कर दिया है कि p जो है p का कॉमन फैक्टर 5 है और q का भी है फैक्टर 5। इसका मतलब इन दोनों का जो फैक्टर है कॉमन फैक्टर वो 5 हो रहा है। तो p एंड q हैव द कॉमन फैक्टर, इसका मतलब है p और q जो है वो को प्राइम नहीं है, और अगर वो को प्राइम नहीं है तो वो रैशनल नहीं है, और अगर रैशनल नहीं है तो वो इर्रेशनल है। और यही कॉन्ट्राडिक्टरी इसके अंदर होता है, और ये चीजें आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, मैं देखो भाई इतना बड़ा इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, और ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आना चाहिए। और मैं बता रहा हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपको, किसी न किसी एग्जाम में, किसी न किसी टेस्ट में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, आपके चाहे स्कूल के टेस्ट हो चाहे एग्जाम हो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, यहां भी बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है, वही बात आई निकल करके 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल। वैसे मैं नॉर्मल आपको एक बात बता दूं, 3 जो है वो रैशनल है, 2 और √5 के बारे में बात कर चुका हूं, ये रैशनल है, ये इर्रेशनल है। इन दोनों का जो कंपोजिशन होता है वो इर्रेशनल होता है। फिर एक रैशनल और इर्रेशनल का जो कंपोजिशन होगा वो इर्रेशनल होगा, तो अल्टीमेटली ये इर्रेशनल होगा। लिख करके आपको सॉल्व करना है, यहां पे आप समझ लीजिएगा। तो बेटा सिंपल सी बात आई है कि लेट द पॉसिबल दिस इज नॉट इर्रेशनल, यानी कि रैशनल है। और अगर ये रैशनल है तो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा। तो हमने ये निकाल लिया 2 √5 इज इक्वल टू p बाई क्यू माइनस 3। लेकिन 2 √5 जो है वो इर्रेशनल होता है, इस वजह से ये जो भी नंबर आएंगे वो इर्रेशनल होंगे। तो रिजल्ट को आपको ऐसे ही लिखना है, स्टेटमेंट में काम चलाना है आपको यहाँ पे प्रूविंग के लिए। बस सिंपल यही करना है कि इसको p बाई क्यू कंसिडर करते हुए यहाँ पे एक रैशनल नंबर बाहर कर लेना है, बाकी कैलकुलेशन आपको कर लेना है। चूंकि ये इर्रेशनल होता है तो ये वाला पार्ट भी इर्रेशनल हो जाएगा और रिजल्ट उसको बना के तैयार हो जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन कराया गया, देखिए क्या किया गया। 5 - √3 को मान लिया कि रैशनल है, तो इसका मतलब है 5 - √3 इज इक्वल टू p बाई क्यू हो जाएगा, ठीक। यहां से हमने एक सॉल्व करिए, 5 - p बाई क्यू इज इक्वल टू √3, ठीक। यानी सॉल्व कर लीजिए अब आप, ये हो जाएगा 5q माइनस p अपॉन q इज इक्वल टू √3। और आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि √3 जो है वो इर्रेशनल होगा, तो इसका मतलब 5q माइनस p जो है वो इज रैशनल विच इज कॉन्ट्रडिक्शन, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस 5 - √3। अगर ये √3, अगर √3, ठीक है ना, अगर √3 आप देखिए ध्यान से समझिएगा, √3 की वैल्यू कभी भी
रैशनल नहीं होगी, इररेशनल होगी। और जब ये इररेशनल है तो ये कैलकुलेशन भी इररेशनल होगा। और ये जो कैलकुलेशन आपको दे रखा है 5 माइनस रूट 3, यहां पे कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि 5 माइनस रूट 3 को हमने क्या माना था, रैशनल माना था। और सॉल्व करके देखिए, रिजल्ट देखिए, स्टेटमेंट से आपको समझना है और बाकी इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन क्वेश्चंस में, कंपोजिशन वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। रैशनल नंबर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, इसमें आपको पढ़ना नहीं है। सिंपली यहां पे टर्मिनेटिंग डेसिमल, अगर यहां पे थोड़ा सा आपको बियॉन्ड द सिलेबस जाकर के बात करें कि हर एक नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर इस फॉर्म में है, यानी 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में है, प्राइम फैक्टर आए और लेकिन 2 और 5 सिर्फ आए, तो ऐसे नॉन नेगेटिव इंटीजर देन एक्स एज टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी वो डेसिमल टर्मिनेट हो जाएगा, उसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन निकल करके आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे देख लीजिए आप लोग, कुछ क्वेश्चंस हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। 13/3125, ये जो मैं बात कर रहा 13 ये हो गया, और इसको जब आप 5 टाइम्स 5 करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। और 2 यहाँ पे नहीं है, 2 की पावर हम लोग यहाँ पे 0 लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू होने जाती है। तो रिजल्ट यहाँ पे देखिए, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे जो रिजल्ट कैलकुलेट होगा आ रहा है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसको आपको थोड़ा समझ लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये सारे के सारे नंबर के बारे में बताए गए कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं टर्मिनेटिंग। ये एक्सरसाइज है, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा हम लोग काम कर लेते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मुझे लग रहा है कि इससे पहले हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 140 को उठाइए और इसके बाद इसको फैक्टर करिए। आप यहाँ पे लिखिए 70, यहाँ पे लिखिए 35, यहाँ पे लिखिए 57। नाउ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इज द प्राइम फैक्टर। तो इस तरीके से आप इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत ऐसी आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया गया फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर इंटीजर, वेरीफाई दैट द एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। दो नंबर है आपके पास 26 और 91। तो पहले तो बेटा इन दोनों का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना, ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो बेटा देखो मेरे पास दो नंबर है 26 और 91। तो 26 हो जाएगा 13 इंटू 2 और ये हो जाएगा 13 इंटू 7। तो हमें दो चीजें निकालनी है, एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ में लीस्ट कॉमन की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एलसीएम अगर देखें सबसे ज्यादा लीस्ट कॉमन हो गया एलसीएम में और इसमें हाईएस्ट हो गया। लेकिन मामला ये होता है लीस्ट में जो नंबर होता है वो बड़ा डिजिट, सबसे बड़ा डिजिट होता है, ग्रेटेस्ट वैल्यू आती है। एचसीएफ में जरा आ जाइए, तो एचसीएफ में जो दोनों में जो दो कॉमन है वो 13 है। एलसीएम में 13 भी है, 2 भी, अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटू 7, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी एलसीएम की वो हो जाएगी करीब 182 और इसकी वैल्यू हो गई 13। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम हमारे पास निकल के आ गया। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो एलसीएम और एचसीएफ पे अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये कहता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू होता है ए इंटू बी। तो हम लोग 182 इंटू 13 कर लें और 26 इंटू 91 कर लें। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जरा आप चेक कर लीजिए, मेरे ख्याल से 2366 आएगा और यहाँ भी 2366 आएगा। तो इसका जो वेरिफिकेशन है वो इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन हैं, आप लोग देख लीजिए, ये और ये क्वेश्चन करिए, कोशिश करिए। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे 3 का है और 3 के बारे में आपको बताया जा चुका है। एलसीएम अगर 3 नंबर का निकालना है तो ये जगह ए बी सी और एचसीएफ ऑफ ए बी सी अपॉन एचसीएफ ऑफ ए बी, एचसीएफ ऑफ बी सी इंटू एचसीएफ ऑफ सी ए। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये 3 वाला आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें भी आपको बताया गया है चेक वेदर द दिस एक्सप्लेन वाई दिस नंबर एंड दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर। तो आपको मैंने बताया था कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, कंपोजिट नंबर का मतलब है 2 से ज्यादा फैक्टर आप वहां पे शो कर, सीधे सीधे नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो नंबर निकालिए उसके सारे फैक्टर निकालिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके कैलकुलेशंस कैसे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन ज्यादा आसानी से हो जाएगा। प्रूव दैट द √5 इज इरेशनल, ये आप कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन भी इसमें मैंने अभी आपको दिखा दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रॉपर करना होगा, ये मैंने कर दिया पहले। तो आप √5, √7, √3, √2 ये सब के एक ही मेथड है सॉल्व करने के लिए, ये मैंने आपको करा दिया है।
तो सबसे बेहतर पार्ट ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। इन दो क्वेश्चन में आपको बताया जा चुका है कि 6 + √2 की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पहले इसको a/b मानेंगे, √2 = हो जाएगा a/b -6 हो जाएगा, √2 = हो जाएगा a - 6 b/b हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करें, आपको पता है कि √2 जो है इर्रेशनल होता है, तो ये रिजल्ट भी इर्रेशनल हो जाएगा। और ये रिजल्ट अगर इर्रेशनल हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग, तो इस पूरे कंपोजिशन जो है, वैसे भी आपने पढ़ा, स्टेटमेंट पढ़ा कि रैशनल और इर्रेशनल का कंपोजिशन हमेशा इर्रेशनल आता है। तो इस तरीके से आप इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और शीट लगाइए, इसमें क्वेश्चंस करिए। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने दे दिए हैं, आप उसके बिहाफ पे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करिए, लगाइए, और जहां भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग इस पे बात करेंगे। दूसरी चीज ये है कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया एज पर CBSE सिलेबस। थैंक यू।